नमस्ते दोस्तों। पिछली क्लास में हमने समतल दर्पण के बारे में अध्ययन किया था। समतल दर्पण क्या होता है, किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण के लिए सहायक होता है। इसमें एक टॉपिक दे रखा था पार्श्व परावर्तन, यानी पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में भी बताया गया था। यानी पार्श्व परावर्तन का अर्थ होता है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दाएं भाग को देखते हैं तो बाईं नज़र आता है, और बाएं ओर देख कर हम दाएं को मतलब नज़र आता है, और दायां भाग एक प्रकार से बाएं ओर नज़र आता है। तो यही एक प्रकार से क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन कहलाता है। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं इसके बारे में समझना है। तो जैसे कोई भी खोखला गोला है और उस खोखले गोले को लेकर उसका जो है दो टुकड़े अगर करते हैं तो उस पर किसी एक भाग पर क्या करेंगे, परावर्तक पॉलिश कर दिए जाते हैं, तो बनने वाला दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे यहाँ पर जैसे आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कोई भी खोखला गोला है, अब इस खोखले गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। तो कटे हुए यानी जो भाग कटा है तो इसके बाहर की ओर या अंदर की ओर क्या करेंगे, परावर्तक पॉलिश करते हैं, तो बनने वाला दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसके हम समझते हैं इसको। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित यानी मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित रहता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी जो गोल दर्पण है इसके भी दो भाग दे रखे हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण और एक जो है उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल यानी इसको तलों के आधार पर इसको अवतल और उत्तल कहा गया है। जैसे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे भी एक खोखला गोला है, इसको लेकर दो बराबर भाग लिए और इसको बराबर भागों में काटा गया। तो जो कटे हुए भाग हैं, इस कटे हुए भाग पर अब इसको हम तल के आधार पर इसको मानते हैं। जैसे ये एक तो इसका ये भाग बन गया और दूसरा ये इसका भाग बन गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ जो है बाहर की ओर डॉट डॉट बता रखा है, तो ये क्या है, परावर्तक पॉलिश है। और एक में कहाँ पर पॉलिश कर रखी है, एक पर अंदर की ओर पॉलिश कर रखी है। तो जो एक प्रकार से अब देखो इसमें जो बाहर को पॉलिश कर रखा है तो कौन सा भाग, अंदर वाला भाग। तो ये अंदर वाला भाग क्या करेगा, प्रकाश किरणों को परावर्तित करने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से जो अंदर की ओर तो इसमें क्या कर रखे हैं, परावर्तक पॉलिश कर रखे हैं, और बाहर एक प्रकार से क्या करेगा, परावर्तन का कार्य करता है। तो बनने वाला दर्पण ये जो है इसको उसी के आधार पर हमने इसको तल के आधार पर बताया गया। तो यहाँ पर जो है उभरा हुआ भाग और एक बाहर की ओर जो है उसी का आधार पर अवतल और उत्तल इसको बताया गया है। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर यहाँ पर वक्र होता है, वो दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, गोल दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देख तो हम यहाँ पर इसमें दर्पण में बताया गया है, तो बाहर की ओर इसमें क्या कर रखे हैं, पॉलिश कर रखे हैं। तो अंदर वाला जो भाग है ये क्या करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। अंदर की ओर अवतल यानी तल के, तो ये तल है, बाहर की ओर पॉलिश कर रखे हैं, अंदर वाला परावर्तन का कार्य करेगा, इसलिए अवतल कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से इसमें अंदर को पॉलिश कर रखे हैं, यानी इसका पहले का जो यानी अवतल दर्पण है उसका विपरीत है ये, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो उभरा हुआ भाग यानी तल है तो उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण कहलाता है। तो अभी हमने जो है यहाँ पर गोल दर्पण से संबंधित इसके प्रकार के बारे में, गोल दर्पण क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि जो गोल दर्पण है, इस गोले दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें ये सब काम आते हैं। तो जैसे यहाँ पर बात करेंगे, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, द्वारक क्या है, मुख्य फोकस क्या है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर इसी गोल दर्पण के माध्यम से समझते हैं। ध्रुव है, तो ध्रुव का मतलब गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय जो है इसको पी अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पर दर्पण दे रखा है एम और एन दे रखा है, इन दोनों के मध्य का जो भाग क्या है यहाँ पर दर्पण का ध्रुव, तो ये पी कहलाता है। तो ये ध्रुव को निरूपित करने के लिए पी अक्षर का उपयोग किया जाता है। अब मुख्य अक्ष क्या है, गोल दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली ये एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होते हैं। जैसे आपको ये लाइन दिखाई दे रही हैं, तो ये लाइन क्या है, दर्पण के ध्रुव से होकर ये गुजरती हैं, ये सीधी रेखा है। और ये जो यहाँ पर जो है वक्रता त्रिज्या, यानी जो आर दे रखे हैं, ये वक्रता त्रिज्या और यहाँ दर्पण के ध्रुव से ये इसको निरूपित करते हैं। तो ये मुख्य रेखा, सीधी रेखा ये प्रकार की कहलाएगी, यहाँ पर इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र क्या है, जैसे कोई गोला, एक खोखला गोला माना, इसको केंद्र भाग यहाँ पर सी माना है, तो सी और पी के जो मध्य की यहाँ पर जो है ये भाग हैं, ये वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। इसको कैसे निरूपित करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको सी से निरूपित करते हैं। ये अक्सर सी से निरूपित किया जाता है। तो खोखला गोला है और इसका जो केंद्र भाग है इसको सी कहा गया है, वक्रता केंद्र कहा गया है। वक्रता त्रिज्या, और सी और पी की जो मध्य की जो यहाँ पर त्रिज्या है वो क्या कहलाए, वक्रता त्रिज्या। गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे किससे निरूपित करते हैं, आर से निरूपित किए। जैसे यहाँ पर दे रखा है दर्पण का ध्रुव यानी पी और दर्पण का यहाँ वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के जो मध्य भाग है वो क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। द्वारक की बात करते हैं हम यहाँ पर, यानी द्वारक किसे कहेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि द्वारक क्या होता है, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, और इसे एम एन से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है इसमें, तो ये एम और एन है, ये दर्पण क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाता है, और इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है। एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। आगे हम चर्चा करते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, यहाँ परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस जो है इसको मतलब एफ से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की फोकस दूरी फोकस दूरी कहलाते हैं, और इसे एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, तो ये एफ प्रकार से क्या कहलाएगी, यानी मुख्य फोकस को इसको जो है एफ से निरूपित करते हैं, और जो इसके बीच की दूरी होती है उसको मुख्य जो है फोकस दूरी कहा जाता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर 2f द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। तो अभी हमने जो यहाँ पर है इससे संबंधित इसके बारे में हमने यहाँ पर इसकी चर्चा करी है कि गोलीय दर्पण में कौन किन परिभाषाओं का उपयोग करते हैं, यानी कौन कौन सी यहाँ पर परिभाषा, जैसे ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, द्वारक क्या है, मुख्य फोकस क्या है, इनकी हमने यहाँ पर चर्चा करी है। आगे हम यहाँ पर जो इसके बात करते हैं नियमों की, यानी अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के लिए कुछ नियम दे गए हैं। तो इन नियमों को हम जो है एक प्रकार से यहाँ पर एक साथ में इसको आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये नियम हैं, इस नियमों को किस प्रकार से कोई व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक सीधी रेखा है, यानी दर्पण है, और इस दर्पण कौन सा है, यहाँ पर अवतल दर्पण हमने यहाँ पर लिया है, और इसको मुख्य अक्ष जो है यहाँ पर इसको पी माना है। जब प्रकाश के मुख्य अक्ष पर दर्पण जो है, अब जब जिसे इसको स्पष्ट नियम गए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष है, इसको क्या मान रहे हैं, मुख्य अक्ष। तो ये प्रकाश किरण जब प्रकाश के मुख्य अक्ष समांतर आपतित होते हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो जो एक प्रकार से परावर्तित होने के पश्चात क्या हो जाएगी, यहाँ से वो गुजर जाती हैं। ये पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण आपतित होते हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हैं। दूसरा, हम इसको जो यहाँ पर इस नियम के आधार पर इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसको बताया गया है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो कहाँ से गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से गुजरती हैं। दूसरा नियम है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी दूसरा जो पहले का उल्टा दूसरा यहाँ पर हो जाता है नियम। तीसरा नियम इसमें दे रखा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र गुजरने वाली किरण प्रकाश के पश्चात उसी दिशा में वापस से परावर्तित हो जाते हैं, तीसरा नियम है। और यहाँ पर चौथा नियम इसमें क्या बताया गया है, अवतल दर्पण
के P बिंदु की ओर मुख्य अक्ष से त्रिक दिशा में आपतित किरण त्रिक दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं। जितना कोण आपतन कोण बनता है उतना ही कोण वहाँ पर परावर्तन कोण का इसमें निर्माण होता है। तो इसको एक सिंपल तरीके से मैं आपको इसके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इसका नेम क्या क्या कहता है। जैसे ये यहाँ पर जो है ये दर्पण है और इसका जो दर्पण का मुख्य अक्ष को मान रहे हैं। इसके एक प्रकार से बाहर को पॉलिश कर रखे और दर्पण के में जो नियम दे रखे हैं इन चारों नियमों को एक जो है इसमें केवल एक ही चित्र के माध्यम से आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट नियम है, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं? फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो इसका ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होते हैं। तो ये दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर यानी मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो मुख्य फोकस को हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पहले जो नियम है उसका उल्टा यहाँ पर देगा। पहला नियम तो क्या दे रखा है? जब प्रकाश के मुख्य अक्ष समांतर दर्पण पर आपतित होते हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरते हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? वो मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है? जिसे वक्रता केंद्र में इसको माना है, सी बताए गए। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो उसी बिंदु से होकर चली जाती हैं। तो ये कौन सा नियम हो गया? तीसरा नियम। अब फोर्थ नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से जितना आपतन कोण बनाते हैं उतना ही कोण क्या बनाएगी? परावर्तन बनाते हैं। इसलिए आपतन कोण यानी I और परावर्तन कोण R दोनों का मान क्या होता है? यहाँ पर बराबर होता है। तो ये इसके नियम हमने यहाँ पर इसके समझे हैं। ये यहाँ पर जो है चारों नियम इसमें अलग अलग दे रखे हैं। मैंने एक चित्र के माध्यम से चारों नियम इसको यहाँ पर बताया है। धन्यवाद। आगे हम इसके प्रतिनिधि निर्माण की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे।